जय हिंद स्टूडेंट। एडमिशन ऑफ पार्टनर के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के बारे में। मतलब एक पार्टनर अगर रिटायर्ड करता है किसी फर्म से तो फर्म्स में रिटायरमेंट के टाइम पे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से हमने डिस्कशन किया कि एक पार्टनर एडमिट हो सकता है फर्म में, उसी तरह से एक पार्टनर रिटायर्ड भी हो सकता है, एक पार्टनर डेथ भी हो सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना होगा, पार्टनर रिटायर्ड कर रहा है, ठीक है। रिटायरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी पार्टनर रिटायर कर सकता है, अपने फर्म को छोड़ सकता है और फिर वो अपना कोई नया काम कर सकता है या जो भी काम चाहे कर सकता है। मतलब हमें ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई पार्टनर बिजनेस को रिज़ाइन कर रहा है, छोड़ रहा है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। हमें यहाँ ऑफ ए पार्टनर के बारे में डिस्कस करना है, मतलब एक पार्टनर रिटायर कर रहा है। अब रिटायरमेंट के केस में क्या होगा, कोई स्पेसिफाइड डेट होगा, तो हम किस दिन में पार्टनर रिटायर कर रहा है, आपके केस में जनरल जो रहेगा वो रिटायरमेंट ए पार्टनर ऑन द एंड ऑफ द मंथ या ऑन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स रह सकते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी पार्टनर कभी भी किसी भी डेट पे रिटायर कर सकता है। दूसरी बात याद रखिएगा, रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी कारण से प्रायर नोटिस देकर वो रिटायर फर्म को रिज़ाइन कर सकता है, फर्म को छोड़ सकता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, इन सब केस में क्या होता है, फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, फर्म को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्म बंद नहीं होता है, लेकिन वो डीड खत्म हो जाती है जो डीड पुराने पार्टनर्स ने बना कर रखा था। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या क्या होंगे। सबसे पहले आप याद रखने के लिए याद रखो, जितना प्रोसीजर्स अकाउंटिंग का होता है एडमिशन के टाइम पे, लगभग वही प्रोसीजर्स होते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि काम जो उसमें इनकमिंग का होगा ये आउट गोइंग करेगा, मतलब वो बढ़ेगा तो यहाँ से घटेगा, इस तरह से हम सोचते हैं। लेकिन अकाउंट्स में क्या क्या होगा, फिर वही होगा, चेंज इन पीएसआर, मतलब टॉपिक्स सेम रहते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी हो जाएगा, ओल्ड बैलेंस शीट के आइटम्स का ट्रीटमेंट होगा, ठीक। इस तरह से उसके बाद न्यू पीएसआर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम नया पार्टनर जो आएगा, नया पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स जो बचेंगे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। और साथ के साथ हमें न्यू बैलेंस शीट बनाने को भी कह सकता है। हो सकता है यहाँ पे भी एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल के बारे में कहे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि जो रिटायर, यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और करंट अकाउंट भी बनाएंगे अगर वो है। अब वो फिर पार्टनर कितना पैसा लेकर जाएगा उसका अमाउंट निकालना होता है। यही थोड़े बेसिक डिस्कशन करने हैं आज के क्लास में। सबसे पहले ये देख लो कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर में बहुत सी किताबों में, बहुत सी जगहों पे आपको ये पढ़ाया जाएगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पिछले एडमिशन के में आपने क्या देखा था, एडमिशन में एक पार्ट में हमने पढ़ा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे क्या होगा, गेनिंग रेशियो। मतलब अगर पहले तीन पार्टनर थे, ए बी और सी, ए बी और सी, बी अगर रिटायर कर रहा है तो अब क्या लोग बचेंगे, दो लोग बचेंगे, ए एंड बी। तो जो सी का शेयर होगा वो ए एंड बी दोनों एक्वायर कर लेंगे। इस तरह से इस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं उनको शेयर्स का गेन होता है। तो इस तरह से इसमें गेनिंग शेयर्स हम निकालते हैं। और गेनिंग शेयर्स कैसे निकालेंगे, न्यू शेयर्स माइनस ओल्ड शेयर इज इक्वल टू गेनिंग शेयर। नया ज़्यादा है, ओल्ड कम था, वैसी बात है, तब गेन होगा। सेक्रीफाइसिंग में हमने क्या किया था, ओल्ड माइनस न्यू किया था तो सेक्रीफाइसिंग निकला था। अब फिर सवाल कभी कभी तुमसे पूछे कोई कि ए और बी कितना गेन करेंगे, ए और सी कितना गेन करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है जितना बी सेक्रीफाइस करेगा, जितना बी का शेयर होगा वो सेक्रीफाइस करेगा, उतना ही ये लोग गेन करेंगे। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस रेशियो में, मान लो कभी कभी सवाल इस तरह से किया जा सकता है कि ए एंड बी एंड सी पार्टनर्स थे 2:1 के रेशियो में, बी रिटायर्स कर रहा है, ठीक है। तो रिटायर करेगा तो कितना होगा, 2/5 शेयर उसका है ये उसका। और क्वेश्चंस में कहेगा जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे ए और सी, दे विल टेक द प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ द बी इन 1:1 रेशियो, मतलब इक्वल रेशियो में। तो अब क्या करेंगे हम, 2/5 को दो भाग में डिवाइड कर देंगे, 1/2
एंड 2/5 को 1/2, तो कितना होगा 2/10, या कह सकते हो 1/5। 1/5 इसको मिलेगा और इसको भी मिलेगा 1/5। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ये उनका गेनिंग का स्टाइल हो गया। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड था उनका 2/5 प्लस इसको कर लेंगे हम कितना, इसको प्लस कर लेंगे 1/5, इसका था पहले 1/5, इसको कर लेंगे 1/5, इसका आ जाएगा 3/5, इसका आ सकता है 1/, इस तरह से हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये गेनिंग रेशियो, फिर ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे या न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग आप निकाल सकते हो। आगे जो दूसरा टॉपिक है आपको यहाँ देखना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिस्कशन मैंने पिछले क्लास में, एडमिशन के क्लास में कर रखा है, आप उस चीज़ को देखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम बनेगा। यहाँ पे भी ध्यान ये रखना है कि पिछले रिवैल्यूएशन में जो चीज़ें ध्यान और इस रिवैल्यूएशन में ध्यान देना होगा, डिफरेंस वो ये है कि ओल्ड एडमिशन के केस का जो रिवैल्यूएशन है और रिटायरमेंट के केस का जो रिवैल्यूएशन, दोनों बनाने का तरीका सेम है। सिर्फ जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हम बांटते हैं तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जब बांटते हैं तो हम पिछले में भी ओल्ड पार्टनर्स में बांटते थे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटते थे। रिटायरमेंट के टाइम पे भी अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो ये भी बटेगा ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग, मीन्स क्या होगा, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ट्रांसफर करते हैं। यही एक बात यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि रिटायरमेंट के केस में भी हम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं वो किस रेशियो में बांटते हैं रिवैल्यूएशन को, वो ओल्ड रेशियो में सारे पार्टनर्स में ट्रीटमेंट होगा। बाकी फिर ये जैसे कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था वैसे यहाँ पे भी ट्रांसफ़र होगा। तीसरी चीज़ जो आपके पास गुडविल है, अगर आपके पास गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो गुडविल को वैल्यूएशन कीजिए, ये भी ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। कोई पार्टनर, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो पार्टनर के कैपिटल को हम वैल्यूड करेंगे। मान के चलो गुडविल आपने वैल्यूएशन किया है गुडविल का और वैल्यूएशन आया गुडविल का 50,000 रुपया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो रिमेनिंग पार्टनर है वो तो फर्म में रहेंगे, दे विल बिकेम द ओनर ऑफ द गुडविल। सो हम क्या करेंगे, हम करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट को क्रेडिट कर देंगे। किस रेशियो में करेंगे, गेनिंग रेशियो में। ये गेनिंग रेशियो में कर देंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक इसका टोटल यहाँ आ जाएगा। तो आपको समझना होगा गेनिंग एंड पार्टनर्स और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कौन सा वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे, 150 जो है, मान लो 50,000 उनका गुडविल का वैल्यू है और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो 10,000 जो होगा उस 10,000 को हम ट्रांसफ़र करेंगे इन दोनों पार्टनर्स में, और इसमें किस रेशियो में, उनके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। मतलब कि ओल्ड पार्टनर का शेयर पहले गुडविल का निकालोगे, फिर उस गुडविल के शेयर को ट्रांसफ़र कर दोगे पार्टनर्स में, और इस तरह से ये भी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके पास रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पे अगला जो छोटा सा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि कभी कभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में कुछ जगहों पे लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साथ साथ ही बना देते हैं। मतलब 3 पार्टनर थे और तीनों के तीनों आपके इस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ABC मान के चलो थे, ABC थे, ओपनिंग बैलेंस मान लो बैलेंस BD यहाँ लिख दिया आपने, उसके बाद रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को यहाँ लिखा, गुडविल को यहाँ लिखा, कुछ उनका ड्राइंग था, इस तरह से आपने नेट प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर लिया। ये रिटायर कर रहा है तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि क्योंकि पार्टनर रिटायर कर रहा है तो अब उसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं जाएगा। अब वहाँ पे क्या होगा, सारे ट्रीटमेंट्स करने के बाद ये जो इन दोनों का मान के चलो यहाँ पे बैलेंस BD आया है, 2 बैलेंस CD आ गया इसमें तीनों में, तो इसको हम बैलेंस CD के सामने नहीं लिखते। इसको क्या करेंगे, या तो ये अपना पैसा लेकर चला जाएगा या तो टू कैश करेंगे और बैंक करेंगे, और अगर कैश और बैंक नहीं दे रखा है तो फिर क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में। तो अब उसके पैसे को हम लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसीलिए बहुत सी किताबों में जब नया पार्टनरशिप फर्म रिटायरमेंट के टाइम पे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बहुत से लोग इसको अलग ही बना देते हैं, जो कि भी एक सही, आप अलग बना सकते हो। अब
लेकिन बेटर है अगर एक ही साथ बनाने की प्रैक्टिस है, एक साथ बनाओ। सिर्फ ध्यान यहाँ पे रखना है कि इसका क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट ही नहीं होगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस बैंक और कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा अगर वो लेकर चला जा रहा है। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या है कि सम अमाउंट इज गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड रिमेनिंग इज सपोज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू लोन अकाउंट। तो ऑब्वियस सी बात है जो पैसा लेकर जाएगा वो कैश में हो गया और जो रिमेनिंग होगा वो लोन में होगा। और अगली बार से एक नया अकाउंट बनेगा और ये कहाँ दिखेगा, ये लोन नया बैलेंस शीट बनाओगे तो पार्टनर्स का जो रिटायरिंग पार्टनर्स का बैलेंस है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एज ए लोन लायबिलिटी के रूप में दिख जाएगा आपको। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी रिटायरमेंट के केस में। रिटायरमेंट के केस में एक चीज़ और जो आपको ध्यान देना होगा, वो अगर मान लो ओल्ड बैलेंस शीट में आपके पास कुछ कोस्ट दिए हुए हैं, ओल्ड बैलेंस शीट के जितने भी आइटम होंगे, बस एक शॉर्टकट याद रखो, रिटायरमेंट के केस में ओल्ड बैलेंस शीट में जितने भी आइटम ट्रांसफरेबल होंगे, जैसे रिजर्व हुआ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ओल्ड गुडविल, वो सब किस रेशियो में बटेगा, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा रेशियो होगा डिवाइड करने का ओल्ड रेशियो, कभी भी न्यू रेशियो में नहीं ट्रांसफर कीजिए, ओल्ड रेशियो और किस में, ऑल पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। सवाल मन में उठेगा कि ऑल पार्टनर में क्यों डिवाइड करें, क्योंकि ये बैलेंस सिंपल सा लॉजिक इसका है, क्योंकि जो फर्म्स के प्रॉफिट है या फर्म्स का जो अमाउंट है वो किसका है, वो सारे पार्टनर्स ने बनाकर बना रखा था, क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो अब तक वो पार्टनर वर्क कर रहा था उस बैलेंस शीट का अमाउंट है। तो अब जब उस बैलेंस शीट का अमाउंट है तो ऑब्वियस ही बात राइट भी उन सब पार्टनर का है रिटायरमेंट से पहले। हाँ, रिटायरमेंट कर जाने के बाद अब नया बैलेंस शीट जब बनाइएगा तो इस पार्टनर का कोई राइट नहीं रहेगा वो पार्टनर। अब सवाल कभी कभी एक और सवाल उठ सकता है क्वेश्चन में कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑब्वियस ही बात है अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात कर रहा हो तो जिस दिन तक फर्म में वो पार्टनर रहा है, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, जिस दिन में प्रीवियस बैलेंस शीट बना है, और टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसको अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए लाइबल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इन शॉर्ट समझ लो रिटायरमेंट एंड एडमिशन में अगर आप लेकर चलो, रिटायरमेंट है और ये एडमिशन है, दोनों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिट्स लगभग सेम है। उसमें भी आपके पास होता था कि उसमें वो पार्टनर्स क्या करता था, सेक्रीफाइस करता था। ये मतलब यहाँ पे करो एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में बांटते थे। यहाँ भी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को भी ओल्ड पार्टनर में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, गुडविल का ट्रीटमेंट करने के बाद जो नया पार्टनर आता था गुडविल के लेकर, उस गुडविल को हम क्या करते थे, नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है उसको हम किस पार्टनर में, जो ओल्ड पार्टनर में, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करते थे। यहाँ भी गुडविल का हम वैल्यूएशन करेंगे और वैल्यूएशन में जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा वो उसको ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अब ये गेनिंग पार्टनर जो बचेंगे, रिमेनिंग पार्टनर, वो उस पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे उसके अमाउंट में, मतलब उनके कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे और इसके कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। मतलब टॉपिक्स लगभग सेम है। वहाँ भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, यहाँ भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ भी आफ्टर एडमिशन बैलेंस शीट बनाते थे, यहाँ भी आफ्टर रिटायरमेंट हम बैलेंस शीट बनाएंगे। लगभग का लगभग टॉपिक्स आपके पास सेम है, सिर्फ सोचने का नज़रिया बदलना होगा। वो बदलना ये होगा कि वहाँ पे एक पार्टनर आ रहा था और यहाँ पे एक पार्टनर जा रहा है, तो इनकमिंग के केस में जो बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ पे ट्रीट करेंगे जो, और ये पूरा लॉजिकल है। अगर आप खुद सोचो कि एक पार्टनरशिप फर्म में आप बिजनेस कर रहे हो और अगर आप रिटायर कर रहे हो तो फर्म से क्या क्या लेकर जाओगे, और अगर एक फर्म में आप एडमिट हो रहे हो तो फर्म में क्या क्या लेकर आओगे, इट्स ऑल प्रैक्टिकल थिंग। बट समझो यहाँ पे टॉपिक्स लगभग सेम है। और इस तरह से इस टॉपिक को अगर आप एडमिशन, इसीलिए कहा जाता है ना, अगर एडमिशन के चैप्टर्स को अगर आप समझ चुके हो तो रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन के केस में थोड़ा कम मुश्किल हुआ करेगा। हाँ, डिसोल्यूशन में अलग चीज़ है, वो वहाँ पे रिवैल्यूएशन ना बना के हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि ये बेसिक कंटेंट है। अब मान के चलो एक छोटा सा टॉपिक और होता है जो डेथ के केस में आता है, चलो उस चीज़ को हम यहाँ देख लेते। मान के चलो कभी कोई एक पार्टनर इन बिटवीन द टाइम रिटायर कर जा रहा है, मतलब अगर आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट बना हुआ है 31 मार्च 2024 को और वो पार्टनर रिटायर करता अगर 31 मार्च 2025 को रिटायर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमने उस दिन तक पूरा बैलेंस शीट बना दिया है। लेकिन अब अगर कोई पार्टनर इन बिटवीन, फॉर एग्जांपल कोई 15 अगस्त 2024 को रिटायर कर रहा है,
अब हमारा इस पीरियड से इस पीरियड में सेल भी हुआ होगा, प्रॉफिट भी हुआ होगा, तो इस तरह से सेल और प्रॉफिट के केस में आपको क्या करना होगा, इस डेट तक का प्रॉफिट निकालना होगा। वो बेसिकली हम डेथ के केस में देखेंगे, जो पार्टनर बीच में डेथ कर जाता है। अभी एक टॉपिक और आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को भी ले जा रहा है, मान के चलो कोई एसेट्स था और वो रिटायरमेंट के टाइम पे पार्टनर कह रहा है कि ये एसेट्स जो है वो मुझे दे दो, मैं इस एसेट्स को ले जाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप था बिजनेस का, रिटायरमेंट के टाइम पे उसने कहा कि मुझे ये एसेट लैपटॉप मुझे दे दो। तो अब यहाँ पे क्या एंट्री करोगे, जर्नल एंट्री आप जान रहे हो कि आप करोगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट। बैलेंस शीट में लैपटॉप घट जाएगा और ऑब्वियस सी बात है ये जो लैपटॉप अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ये हम लिख देंगे, उसके लैपटॉप से उसका वैल्यूएशन उसके कैपिटल का कम हो जाएगा, मतलब ये बेसिकली विड्रॉ कर ले रहा है कैपिटल को। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन में टॉपिक्स आते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे कोई पार्टनर एसेट्स ले लेता है, रिटायरमेंट के टाइम पे कोई पैसा कैश ले ले रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को समझने का शॉर्टकट तरीका ये है कि उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में वो सब अमाउंट डेबिट कर देंगे हम जिस अमाउंट को वो फर्म से विड्रॉ कर रहा, आइदर इन कैश और आइदर इन काइंड, किसी भी तरीके से। अगर वो कैश और काइंड में जो जो चीज़ें ले रहा है उससे हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बाकी जो चीज़ें हैं उसके कैपिटल अकाउंट को हम जिन चीज़ों से उसको बढ़ रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। हाँ, कोई लॉस फर्म में हुआ है तो ऑब्वियस सी बात उसको डेबिट होगा, ड्राइंग किया होगा तो डेबिट होगा। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि फर्म का अकाउंटिंग करने में हमें एग्जैक्ट रिटायरमेंट के टॉपिक में एग्जैक्ट पर्पस क्या है पढ़ने का। वो पर्पस है कि अमाउंट शुड बी विथड्रॉन बाय द रिटायरिंग पार्टनर, कि रिटायरिंग पार्टनर कितना लेकर जाएगा फर्म से जिस दिन वो रिटायर हो रहा है। कभी कभी सिचुएशंस प्रैक्टिकल में ऐसे भी आ जाते हैं कि रिटायरमेंट के डेट में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो पैसा देने के बजाय, फर्म से लेने के बजाय उसको फर्म में पैसा देना होता है। मान के चलो 3 साल फर्म चल रही थी, क्यों देना होता है, इसमें थ्योरी का एक सवाल आता है कि अगर रिटायरमेंट के टाइम पे किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस में शो कर दे तो वो पार्टनर क्या करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो पार्टनर क्या करेगा, फर्म में प्रॉफिट कैपिटल या कैश लाकर, कैपिटल तो नहीं, वो कैश लाकर फर्म को प्रोवाइड करेगा। जरूरी नहीं है कि रिटायरमेंट के टाइम पे वो लेकर ही जाए। अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे रिटायरिंग पार्टनर ऑलवेज जो है कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है फर्म से, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर उसका कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो क्या करेगा, कुछ अमाउंट लाकर फर्म को देगा। सवाल उठेगा क्यों देगा लाकर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी के कारण उसको फर्म को कुछ ना कुछ लाकर देना होगा। इस तरह से आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप बना सकते हैं थ्योरेटिकल के बेसिस पे भी। प्रैक्टिकल के बेसिस पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए पूछा जा सकता है। और एक छोटा सा टॉपिक और लास्ट में देख लो जो कभी कभी आता है, जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हमने एडमिशन के केस में भी देखा था। हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर रिटायरमेंट के केस में देखें तो क्या होगा। तो आप समझो यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, एडजस्टमेंट कर रहा है, मतलब क्या है कि जो 3 पार्टनर थे, फॉर एग्जांपल ASH, ये 3 पार्टनर थे और इन 3 पार्टनर में आपके बात समझ लो ASH और 3 पार्टनर हैं। इस 3 पार्टनर में मान के चलो ये S रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब इस S के रिटायर होने के बाद कौन कौन पार्टनर बचेंगे, ए और एच बचेंगे। ये 2 पार्टनर्स आपके पास फर्म में हैं और जब ए और एच पार्टनर्स फर्म में हैं और इस टाइम पे फर्म का कैपिटल इन तीनों के टाइम पे फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपीस था। अब 4 लाख रुपीज में जैसे ही एस रिटायर करेगा ऑब्वियस सी बात है वो अपना कैपिटल विड्रॉ करने ना चाहेगा, लेकिन इन दोनों पार्टनर ने कहा नहीं, हम भी अपना पार्टनर इस कैपिटल इस टाइम पे एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे 4 लाख में इसका कैपिटल 2 लाख था, इसका कैपिटल 1 लाख था और इसका कैपिटल 1 लाख था। 4 लाख रुपए इनका कैपिटल हो गया। रिटायर करने के बाद इन लोगों का कैपिटल कितना बचेगा, देखो 2 बचा और 1 बचा। लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने फर्म का कैपिटल 4 लाख ही रखेंगे, हम अपने फर्म का कैपिटल नहीं चेंज करेंगे। और अगर वो तब क्या होगा कि इस तरह के केस में हमें एनपीएसआर निकाल लेना होगा। मान के चलो हम ये मान के चल रहे अभी भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इनका 2:1 का ही है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो 4 लाख कैपिटल होने से मान रखा है, इस 4 लाख के कैपिटल को 2/3 और 4 लाख के कैपिटल को 1/3 में डिवाइड करेंगे और जो अमाउंट निकल कर आएगा, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे
लगभग कुछ लाख से कुछ ज़्यादा आया, इसका भी कुछ अमाउंट आया। इस अमाउंट में से उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो रिटायरमेंट के डेट में बनाओगे उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे वो अमाउंट, और जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो लेकर आएंगे या वो लेकर जाएंगे। इस तरह से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लगभग सेम है एडमिशन के टाइप का ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा क्या कि यहाँ पे ये दो रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो अपना कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं, और इस तरह से ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी आपको ये होगा। तो इसलिए कभी कभी जो प्रॉब्लम घुमाकर सीयूटी में दे सकता है वो ये है कि एक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में कहेगा ए बी सी 3 पार्टनर थे आपके पास, मान के चलो ए बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक, ए बी और सी 3 पार्टनर, 3 लाख 2 लाख और 1 लाख से इनका कैपिटल था। सी रिटायर्ड कर रहा है, मान के चलो सी रिटायर कर रहा है। अब मान लो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपके क्वेश्चन में क्या लग रहा है कि 1 लाख रुपया सी लेकर जाएगा, सी विल टेक 1 लाख रुपीज़ नॉर्मल। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है और कोई लॉजिक नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि सी जो है 1 लाख रुपये लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर इसी डेट में कहे कि नहीं ए और बी अब ये करेंगे हम अपना कैपिटल बराबर रखेंगे, तो अब वो कैपिटल 6 लाख की जगह पे वो करें नहीं हम दोनों 3-3 लाख रुपया कैपिटल रखेंगे। तो अब समझो एडजस्ट, ये 3 लाख तो इसका उतना ही है, इसका 2 लाख था, ये 1 लाख रुपया लेकर आएगा फर्म में। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे 1 लाख देखो इसको लेकर आना है वही इसको लेकर जाना है, तो फर्म में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ज़्यादा। इसलिए कभी कभी एडजस्टमेंट लोग करते नहीं, तो फर्म के रिटायरमेंट के टाइम पे अगर एक पार्टनर चला जाता है और उसका कैपिटल हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फर्म में कैश का क्रंच आ सकता है। तो ये टॉपिक जेन्युइनली बहुत जगह पर काम करता है। तो अब इस केस में क्या हुआ, ये जो बंदा है वो 1 लाख रुपये लेकर आ रहा है। अब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि ये बताओ कि फर्म के रिटायरमेंट के टाइम पे कौन पैसा लेकर आ रहा है, तो आपको लगेगा कि रिटायरिंग पार्टनर में पैसा लेकर को क्यों आएगा, उसको तो देना है। तो इस रिटायरमेंट के केस में ये फर्म में पैसा लेकर आएगा, ये लेकर जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका 4 लाख रुपए का कैपिटल इसका था, ठीक, और इसका 2 ही का था। तो अब कब इस केस में क्या होगा कि रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल अगर न्यू रेशियो से ज़्यादा हो गया तो ये पार्टनर ले भी जा सकता है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे क्या रिटायरमेंट के केस में सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर पैसा लेकर जाता है, नहीं, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर नहीं पैसा लेकर जाता है। अगर कोई रिमेनिंग पार्टनर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बाद पैसा ज़्यादा है ओल्ड कैपिटल, तो वो भी कैपिटल को लेकर जा सकता है। इस तरह से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम अगर रिवीजन के रूप में देखें तो हमारे जितने टॉपिक्स एडमिशन में थे उतने ही टॉपिक्स रिटायरमेंट के केस में भी हैं। सिर्फ और सिर्फ टॉपिक में कैलकुलेशन का तरीका और बनाने का तरीका और सोचने का तरीका बदल जाता है। इस तरह से एडमिशन और रिटायरमेंट के समझने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये भी लगभग सिंपल सी बात होती है। डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी पार्टनर ऑब्वियस सी बात है, रिटायरमेंट फ्रॉम ए बिजनेस इज ए डेथ ऑफ दैट पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस। एक पार्टनर जब फर्म से रिटायर कर जाता है तो उसके फर्म के लिए वो डेथ ही कर चुका है, क्योंकि अब वो ट्रीटमेंट करेगा नहीं, वो काम करेगा नहीं। तो इस तरह से नेक्स्ट क्लास में हम डेथ के केस में देखेंगे। इसमें भी ध्यान रखो 90% काम जो है वो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की तरह ही होगा। तो इससे क्या होगा कि डेथ में जो नई चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। वहाँ पे एक नई चीज़ होती है पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, 2-3 पॉइंट नया है। तो रिटायरमेंट के केस में भी हम जब डिस्कस करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा रिटायरमेंट का, और डेथ का रिवीजन हो जाएगा। इस तरह से हम नेक्स्ट क्लास में डेथ ऑफ ए पार्टनर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।